नमस्कार। आइए हम आज पुनः हमारे वीडियो की क्लास में सम्मिलित होते हैं। बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम को लेकर जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। तो उसमें हमने सुमित्रानंदन पंत की पहले दो कविताएं हमने अध्ययन की है, जिनके अंदर हमने पढ़ा था पर्वत प्रदेश में पावस, और दूसरी कविता हमारी थी मौन निमंत्रण। तो पर्वत प्रदेश में पावस जो है वो पूर्णतः छायावादी प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, और दूसरी मौन निमंत्रण रहस्यवादी कविता है, जिसमें परमात्मा के बुलावे को प्रकृति के माध्यम से हर पल कवि महसूस करता है। और इस तीसरी कविता में हम देखेंगे यही प्रकृतिवाद का एक तीसरा जो प्रमुख बिंदु है, वह है परिवर्तन को स्वीकार करना। तो उस परिवर्तन को सुमित्रानंदन पंत ने अपनी इस कविता में व्यक्त किया है, जिसमें द्रुत झरो है ना, शीघ्रता से झरे। तो यह परिवर्तन जो है हर कवि ने अपने गीतों में गाया है, जिसके अंदर हम यदि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को भी यहाँ उद्धृत बोले तो होगा, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद लिए है प्रकृति में टिक ना। तो पुरातनता तो कभी स्वयं प्रकृति भी नहीं सहन करती, और प्रकृति ही हमें यह संदेश देती है अपने माध्यम से, स्वयं के माध्यम से। जब हम ऋतुओं के माध्यम से देखते हैं, दिन और रात के माध्यम से देखते हैं, चंद्रमा की कलाओं के माध्यम से देखते हैं, हर उपादान में प्रकृति के परिवर्तन है। तो हम प्रकृति से या हम कहें परिवर्तन से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। परिवर्तन तो शाश्वत नियम है इस सृष्टि का, और वही इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। देखिए, द्रुत झरो जगत के जीर्ण प्रद्र, इसमें इन्होंने कहा है कि शीघ्रता से जितने भी पत्ते हर वृक्ष पर आए हैं वो पूरे वर्ष भर रहे, हरे रहे, किंतु जैसे ही पीले पड़ने लगते हैं, कवि कह रहा है कि अब तुम शीघ्रता से झड़ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम स्रस्त हो गए हो, ध्वस्त हो गए हो, शुष्क हो गए हो, अर्थात पीले पड़ गए हो, और जीर्ण शीर्ण भी हो गए हो। क्योंकि इतना जीवन, एक वर्ष का जो तुम्हारा काल है, उसने तुम्हें पीला कर दिया है, तुम्हें रुग्ण बना दिया है, अतः तुम शीघ्रता से गिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने हिम ताप पीत, तुमने सर्दी गर्मी और वसंत और मधुवात भीत है ना, तेज हवाओं को जो बसंत में चलने वाली है, उनसे उन्होंने तुम्हें बहुत ही क्षीण बना दिया है, बहुत ही भयभीत कर दिया है। अतः तुम पुराने समय की हो गए हो, वीतराग ना, तुम्हारा समय अब चला गया है, तुम जड़ हो गए हो, तुम पुराचीन हो गए हो, अतः प्राचीन हो गए हो। जड़ता यानी तुम्हें अब चेतनता नहीं रही, अब पुराचीन हो गए हो, अतः तुम्हें शीघ्र झड़ जाना चाहिए, अब तुम झड़ जाओ। इसके पश्चात कवि कह रहा है, निष्प्राण विगत मृत विहंग, तुम्हारे प्राण भी अब नहीं, तुम्हारे अंदर अब चेतना भी नहीं रही, तुम बीते युग के दिखाई देते हो। मृत विहंग, तुम लगभग मरे हुए मृत के समान दिखाई दे रहे हो, क्योंकि संसार नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, यह जगत रूपी जो घोंसला है वो पूरी तरह से श्वासहीन हो गया है, अचेतन होता हुआ सा दिखाई दे रहा है, च्युत अस्त व्यस्त। यानी न केवल उनको पत्तों के माध्यम से, विहंग को भी कवि कह रहा है, पक्षियों को भी कह रहा है कि अब तुम विगत युग के हो गए हो, अतः श्वास संसार रूपी जो ये तुम्हारा घोंसला है, वहाँ पर तुम सांस भी नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए अपने बिखरे हुए पंखों से तुम झरझर कर अनंत में विलीन हो जाओ। अनंत अर्थात इस सारे संसार के अंदर समाहित हो जाओ, तुम्हें अब झड़ जाना चाहिए। अगला देखो, कंकाल जाल जग में फैले, जब कंकाल रूपी, देखा आपने वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं तो उसमें क्या टहनियाँ रह जाती है। एक तरह से बसंत ऋतु के जो प्रारंभ के अंदर हम देखते हैं, तेज हवाओं ने सारे पत्तों को गिरा दिया प्रकृति, और चारों तरफ देखते तो पेड़ों के कंकाल कंकाल जाल जैसे दिखाई देते। तो एक पल के लिए वो अच्छा नहीं लगता,
लेकिन दूसरे ही पल उनके अंदर नए नए कोपले फूलने, पल्लव लाली, नए नए जो लाल लाल कोपल की लाली फैलने लगती है, नवल रुधिर, नए नए रक्त से युक्त। तो जैसे ही तुम्हारा गिरना होगा वैसे ही नयापन पुनः आ जाएगा, है ना, नवीनता पुनः इस सृष्टि के अंदर छा जाएगी। तो प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। तो जैसे नए नए पत्ते आते हैं और वो हवा के अंदर जब डोलते तो एक अलग सी मरमर, है ना, मन को छू लेने वाली खरखराहट सी सुनाई देती है, हमें अलग सी ध्वनि सुनाई देने लगती है जो हमारे जीवन में नई चेतना भरती है, ऐसी मुखरित होने लगती है। इससे जीवन के अंदर नई मांसल हरियाली छा जाएगी। इसलिए तुम्हें द्रुत झरो जगत के जेड़ पत है पत्तों, जो तुम सूख गए हो अब तुम शीघ्रता से झड़ जाओ। अगला देखो, मंजरित विश्व में यौवन के नए नए मंजरित होने लगे, जैसे नए नए पत्ते निकलने लगे और मंजरी निकलने लगी नई नई। आपने देखा नीम के पेड़ के ऊपर भी मंजरी निकलने लगती, छोटे छोटे दाने निकल लगते हैं, फिर उसके बाद में उनकी फल जो निबोली होती है वो निकलने, हर वृक्ष के ऊपर मंजरी निकलने लगती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही मंजरित विश्व होता है उसके अंदर यौवन का सा आभास होता है, जैसे पूरी प्रकृति बसंत ऋतु को इसीलिए तो जो है ऋतुओं की रानी कहते हैं ना, सुंदर हो जाती है पूरी प्रकृति। तो उसके अंदर जग कर जग की पिक मक्त वाली, है ना, जैसे ही यौवन जागृत होता है वैसे ही संसार जगत की जो कोयल है वो बोलने लग जाती है ना, जग कर जग की पिक मत वाली, जग कर जागृत होकर तुम जो कोयल रूपी मिठास सारे संसार के अंदर भर जाती है। यहाँ पर देखो, जग कर जग की, जग है ना, जग कर जग की अर्थात जागृत होकर संसार की। तो एक जग में जागृत ही हो, दूसरे जग में कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का सौंदर्य यहाँ कवि ने व्याप्त किया प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। तुम अपने नई मदिरा से, अमर प्रणय प्रेम रूपी जो मदिरा है, जो एक नशे में डुबो देने वाली, जो संसार को नया जीवन देने वाली यह नई यौवन है, वो पुनः संसार को एक नए मद के अंदर, नए नशे के अंदर घोल देगी। इसीलिए संसार रूपी प्याली, रूपक अलंकार, जग कर, है ना, भर देन फिर नवयुग की प्याली, नए युग रूपी प्याली जो है वो पुनः इस नवीनता से, इस भरे हुए सारे जो कौमारी जो यौवन भर गया है, जो नए पत्ते आए हैं, उसके कारण इसीलिए द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, शीघ्रता से झड़ जाओ। संसार के जो सूखे पत्ते हैं, जहाँ जहाँ भी पुरानापन है, चाहे वो रीति रिवाजों का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का पुरानापन हो, वो शीघ्रता से बदल देने का आह्वान कवि ने इस कविता के अंदर किया है। यहाँ हमने देखा यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, शब्दों का बहुत ही सुंदर चयन किया गया है और शीघ्रता से झड़ने का उन्होंने आह्वान किया, परिवर्तन का आह्वान किया है कवि ने इस कविता में। धन्यवाद।